और आ गई है वो घड़ी नहीं, घड़ी राइम नहीं करेगा। आ गया है वो काल जिसने मचा रखा था भोकाल। वो 7 फेज ऑफ पोलिंग, इलेक्शंस डन एंड डस्टेड, और शनिवार शाम को आ गए एग्जिट पोल्स के आंकड़े, जिस पर खुलते ही भारतीय बाजार रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। बेसब्री से इंतजार था उन एग्जिट पोल्स का, और शायद कुछ यूट्यूबर्स को छोड़ के मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सरप्राइज होगा नहीं उस आउटकम को लेकर, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स थे उनको छोड़कर। पर हां, उनके चलते नर्वसनेस जरूर क्रीप इन कर गई थी भारतीय बाजारों में। ऑफ बीजेपी लेड एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ तीसरी बार शायद लौटता हुआ नजर आए। और लार्जली जो एग्जिट पोल सामने आए, मोटा मोटी उनका आकलन देखें तो 350 प्लस के आंकड़े के साथ, इस तरह के प्रचंड बहुमत के साथ लौटते हुए नजर आए। और हां, कुछ पोल्स तो ये भी कह रहे हैं अब की बार वाकई शायद 400 पार। खैर, जो भी होगा उस पर आगे बातचीत, लेकिन वर्डिक्ट स्ट्रीट का क्लियर। ग्लोबल क्यू सपोर्टिव इस एग्जिट पोल्स के नंबर सामने आने के बाद गिफ्ट निफ्टी एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा। 600 650 पॉइंट के तगड़े उछाल के साथ आज हम मंडे के दिन हफ्ते का आगाज, हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट दिन सीएनबी सेवाज का पूरा मॉर्निंग पैनल आपको रेडी, आपकी मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अनुज मेरे बगल में बैठे, इनसे समझेंगे इस वर्डिक्ट का मायने हम ट्रेडर्स, हम इन्वेस्टर्स के लिए है क्या। वीरू दिल्ली से भागे भागे मुंबई आए, सारा एक्शन तो वहां था, ये लौट के यहां भाग आए हैं। लेकिन इनसे जानेंगे निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के ट्रेडिंग सेशन में, किन लेवल्स पे रखे नजर। और आशीष छुट्टी से वापस आए हैं और हाँ, गलती से 255 बोल गए, वो 355 था। वो प्रोड्यूसर साहब की गलती नहीं थी, वो आशीष की गलती थी। पहले क्लियर कर देता हूँ, कल को उनके ऊपर ब्लेम फोड़ा जाए। क्या तो चीज था? 255 नहीं था, वो 355 था। एनडीए को 355 से 370 सीटें मिलने की उम्मीद। नीरज जी बताएंगे भाई, ये एग्जिट पोल्स का थोड़ा सा और डिटेल समझ लेंगे। आई एम श्योर सीएनबी से आवाज पे आपने वीकेंड में सब देख डाला होगा, लेकिन फिर भी नीरज जी से आप फ्रंट आज सुबह सुबह उस पर भी चर्चा होगी। हर्षदा बताएंगे सारे ब्रोकरेजेस, ये जो दिग्गज ब्रोकरेज की बात प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में छेड़ी थी, क्या कह रहे हैं। और साथ में किसी को छोड़ा नहीं हमने, लक्ष्मण को भी जगा दिया है दिल्ली में। ये शायद वर्डिक्ट मोटा मोटी क्लियर है, हालांकि कल एक्चुअल काउंटिंग का डे होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको नजर रखनी है। कैबिनेट फॉर्मेशन उनमें से एक इंपॉर्टेंट, 100 डेज एजेंडा, बजट सामने खड़ा है, बहुत कुछ है स्ट्रीट के लिए। ऐसे में लक्ष्मण से जानेंगे जो 100 डेज एजेंडा की इतने दिनों से बातचीत चल रही थी, क्या तैयारी कर रही है सरकार, ये सब सुबह सुबह फ्रंट हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सब जो जानना चाहते हैं, पहले जरा मोटा मोटी जामा पहना दिया जाए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, ये दो कैटेगरी हैं। इन दोनों के लिए इस तरह का ये जो एग्जिट पोल का वर्डिक्ट, गिफ्ट निफ्टी का इस तरह का उछाल है, क्या रणनीति, क्या मायने हैं, पहले वो समझा जाए। बिल्कुल आशीष, देखिए एक चीज़ है, क्लोजिंग में फ्राइडे को हर्षदा में और वीरू बैठे थे। वो जिस तरीके से अदानी ग्रुप स्टॉक्स चल रहे थे, जिस तरीके से पीएसयूज चल रहे थे, एक हिंट तो किसी ने लगा लिया था, लेकिन सिर्फ जो बहादुर लोग थे उन्होंने लगाया था। तो इसके लिए अब हो सकता है उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ, क्या करे निवेशक और क्या करे इन्वेस्टर। देखिए, एक इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, वो एक इंसान के पास एक मुर्गी थी जो रोज़ सोने का अंडा देती थी। उसने सोचा एक दिन की मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लेता हूँ। वो उसके बाद वो उस कहानी हमने सबने पढ़ी है। ये 5 साल के लिए आपके पास एक ऐसी मुर्गी है जो आपको हर साल सोने का अंडा देगी। 5 साल के लिए सोचिए, 5 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। विजिबिलिटी हो गई 5 साल के लिए। देखिए, बहुत सिंपल चीज़ है, इससे बड़ा मैक्रो ट्रिगर नहीं हो सकता। बजट साल में एक बार आता है, ये 5 साल में एक बार आता है, उस हिसाब से ही विजिबिलिटी है। अच्छा, पहली बार एक्चुअल नंबर्स कल आने हैं, फिर भी एक बार के लिए कह देते हैं। वैसे नॉर्मली एग्जिट पोल जिस डायरेक्शन में जाते हैं ना, उससे ऊपर ही आता है, उससे नीचे नहीं आता है। तो ये बात मार्केट समझता है। खैर, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इसमें इन्वेस्ट करें। और एक चीज़, वो जो हमारा सिप और डिप वाला फॉर्मूला है वो बना रहेगा। अच्छा, वो बना रहता है इवन अगर पोल डिफरेंट आता तब भी बना रहता, लेकिन अब तो 100% वहाँ पर बना रहे। अब आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 50% हिस्सा इक्विटीज़ होना चाहिए, एटलीस्ट। ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ से एक ऐसी एसेट क्लास जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। निफ्टी अगले 5 साल में 50,000 भी हो सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप, बहुत लोग सोचते हैं ना, काश मैंने फ्राइडे को बाय कर लिया होता।
क्या फ़र्क पड़ेगा आप 21,000 पे बाय कर रहे हैं या 23,000 पे बाय कर रहे हैं, अगर आपको 5 साल में 50,000 की विजिबिलिटी दिख रही है तो। और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जिन्होंने फ्राइडे को लिया होगा उससे ज़्यादा पैसा वो बनाएंगे जो आज लेंगे, क्योंकि जिसने फ्राइडे को लिया होगा ना वो आज बस प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में लगा रहेगा। तो जो हमेशा ये चीज़ होती है कि जब आप बड़े इवेंट में जाए ना, अगर आप प्रीएम्प्टिव पोजीशन बना के जाते हैं, आपको हमेशा लगता है बुक कर लूँ, मेरे हिसाब से मार्केट आ गई। अगर आप क्लियर माइंड के साथ जाते हैं, आज आपके पास माइंड क्लियर, आज और कल में आप जो पोजीशन बनाएंगे ऑब्वियसली लंबे समय के लिए रखनी होगी, उसके हिसाब से आप करें तो ये इन्वेस्टर के लिए हो गया। ट्रेडर क्या करे? अब देखिए ट्रेडर के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इंट्राडे में आज या कल में कभी भी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज होगा बड़ा गैप अप और FIIs की इस समय है रिकॉर्ड शॉर्टिंग, तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी ज़बरदस्त। और एक चीज़, हर बार FIIs ने जब इस लेवल का शॉर्ट किया है कवरिंग ज़बरदस्त आई है, इस बार भी मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग होगी। इसका तरीका होता है कि आपको इंट्राडे की डिप का वेट करना पड़ेगा अगर आप प्योरली निफ्टी ट्रेडर हैं, या तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपना हिसाब से ट्रेड करें। निफ्टी ट्रेडर हैं, वीरू से लेवल डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ पर इंट्राडे की डिक्लाइन खत्म हो वहाँ पर बाय करने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है 2, 3, 4, 5, 6 आज या कल में वो जो हमारा एक लेवल है वो लगना चाहिए, एटलीस्ट फ्यूचर्स पर तो लग ही जाना चाहिए, कैश में भले ही ना लगे। और आईवीज़ आज हो सकता है कि थोड़ी सी गिरें आईवीज़, कल से तो खैर आईवीज़ पूरी गिरनी शुरू होंगी। आज हो सकता है कि फिर भी थोड़ी एलिवेटेड रहें, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि अभी भी थोड़ा सा एक रिस्क है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये मैक्रो तेज़ी है, एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में बन जाइए। और एक चीज़, मार्केट में एक बेस बन गया है। बेस कौन सा है? पिछले हफ्ते का लो, पिछले हफ्ते का लो जहाँ पर भी था, अब वो आपका बेस, मेरे ख्याल से 22,400 के करीब था, वो आपका बेस बन गया। तो अगर आप सपोज करिए 23,400 पर ले रहे हैं तो वो आपका 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया एज ए ट्रेडर। उतना आपको लगाना पड़ेगा इस मार्केट में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, इंट्राडे में क्या करना है ये थोड़ा सा जब स्क्रीन देखेंगे तभी डिसाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये बात सही है। वैसे कल एक्चुअल डी डे है, कल एक्चुअली काउंटिंग ऑफ वोट्स होगा, कल क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा अपना गन पाउडर ड्राई रखिएगा कल के लिए भी, ये ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स अभी भी फ्रेश हैं। 2004 का, जब सारे पोलस्टर्स गलत पड़े थे, और सिर्फ पोलस्टर्स नहीं, जो पार्टी जीती थी उसको भी नहीं पता था वो जीतेगी, इस तरह से वो फेरबदल हुआ था। लेकिन ये बात सही है, जब एक तरफ की वेव चलती है ना, तो एक तरफा आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल था 2015 के दिल्ली इलेक्शंस, जब किसी ने आपकी उस तरह की वेव गॉज नहीं करी थी। अच्छा, मान लिया जाए ये एग्जिट पोल्स सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और वाकई हो सकता है और कॉन्क्रिटाइज होते हुए नजर आए। ऐसे में आप बार बार 5 साल की बात कर रहे हो, तो 5 साल के लिए कौन सी बड़ी थीम्स, क्या नजर रखना है, उस लिहाज से कैसा अप्रोच रखना है? देखिए, रमेश दमानी जी एक चीज़ कहते हैं कि बुल मार्केट के लीडर्स इतनी जल्दी नहीं बदलते, तो लीडर्स पर बेट करें। और लीडर क्या है? भारत ग्रोथ स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी, ठीक है, उस पर इन्वेस्ट करें। 75% पोर्टफोलियो अब आपका होना चाहिए घरेलू इकोनॉमी पे, और बाकी का 25% हेज करने के लिए IT, मेटल्स और फार्मा। और मेटल्स में इसलिए भी क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबली भी आपको एक अगर रेट कट मिलने शुरू हुए इस साल तो वो आपके फेवर में जाएगा। सेम विद IT एंड फार्मा। तो 25% फार्मा, IT और मेटल्स में प्योरली एज अ हेज, और 75% आपके लिए होने चाहिए PSUs, रियल एस्टेट, सीमेंट, डिफेंस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटो और FMCG। बेसिकली जो भी सेक्टर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर आप सुबह जब घर से निकलते हैं और जब तक ऑफिस आते हैं, अपने आसपास देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, जो भी आपकी मतलब ग्रोथ, आपके एक नॉर्मल लाइफ में हेल्प करने के लिए काम कर रहा है, उनके स्टॉक्स में पैसा लगा दीजिए बेसिकली। बिल्कुल ठीक। तो वो जो थीम्स चली आ रही हैं उन्हीं पे बेट करना है। कोई रेलवेज, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी कंपनीज, डिफेंस रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड, ये वो पॉकेट्स हैं जो शायद यहां से आउट परफॉर्म करती हुई नजर आए। ये है मोटा मोटी ब्रॉडली इस एग्जिट पोल्स के वर्डिक्ट पे हमारा मार्केट्स को लेकर अप्रोच। लेकिन जहां तक ये एग्जिट पोल्स की बात या इस बार के चुनाव की बात है, लग तो ऐसा रहा था कि मुकाबला इंडिया वर्सेस पाक होगा, उस तरह की गर्मी होगी। ये तो जिम्बाब्वे से मुकाबला हो गया। एग्जिट पोल्स आप अब तो सब जानते हैं, CNBC से सब देख ही रहोगे आई एम श्योर वीकेंड पे, पर मोटा मोटी तस्वीर क्या कहती है? गर्मी से सोशल मीडिया पे थी, समझदार लोगों को मालूम था, इसलिए जो बहुत डीप ऑब्जर्वर है पॉलिटिक्स के,
उनको इस नतीजों पर, ये एग्जिट पोल पर कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन जिस तरह के नंबर्स दिए उससे बहुत सारे लोग चौंके, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने बहुत माहौल बना था। तो लगभग सारे नंबर क्लोज टू 400 की बता रहे हैं। 2 उसमें एकदम 400 पार भी जा रहे हैं। उसमें एक टुडेज चाणक्य है जो 415 बता रहा है एनडीए को, और एक्सिस माई इंडिया 401। तो ये 2 नंबर 400 के ऊपर जा रहे हैं। बाकी हमारा जो अपना न्यूज़ 18 पोल हब था, हम लोगों को लगता है कि 355 से 370 एनडीए के नंबर आने चाहिए, और बीजेपी एलोन में ज़्यादातर पोल 300 प्लस हैं। मतलब शायद ही कोई होगा जो 300 से कम दे रहा होगा, और जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो 300 से 350 के बीच में बीजेपी को दिया जा रहा है, बावजूद इसके कि जो बहुत बैटल स्टेट थे, स्विंग स्टेट थे, जैसे यूपी, जैसे कर्नाटक, जैसे बिहार, सब में थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 सीट्स कम करने के बावजूद ये आ रहा है, क्योंकि उड़ीसा, बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री है बीजेपी की, और साउथ में तमिलनाडु, केरल में एनरोड कर रहे हैं। बहुत तगड़ी जीत हो रही है, और उड़ीसा में तो लोग कह रहे हैं विधानसभा में सरकार बनने जा रही है, कल जो एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। सो बहुत बड़ी जीत है। और मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाह रहा था लोगों से, मैंने अपने शोज़ में भी बहुत बार कहा है आवाज़ अड्डा में, कि लोग ये भूल रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है, तीसरे टर्म का चुनाव है। वो व्यक्ति 22 साल से कभी चुनाव नहीं हारा है, और उसकी स्ट्रैटेजी ग्राउंड पे बहुत ग्रैन्युअल लेवल पे होती है। वो आपको साफ दिख रही है, और जो नंबर अभी आपको दिख रहा है मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जितने पोलस्टर्स होते हैं वो जब भी बीजेपी की बात आती है तो 5% कम कर देते हैं नंबर। ये मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ बातचीत करके, कि हम लोगों को लगता है थोड़ा 5% कम ही कर देते हैं। तो ये नंबर इसको भी सरपास कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये नंबर कल आपको जो एग्जैक्ट नंबर आएंगे ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सरप्राइज करेंगे, और मार्केट को भी सरप्राइज करेंगे। एक चीज़ हाँ बिल्कुल। अब मैं और आप लगातार शो करते रहे हैं, एक चीज़ हम लगातार डिस्कस हुई है कि जो वोटिंग परसेंटेज को लेके वो बन गया था ना, कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा नर्वसनेस है, वो मतलब बहुत गलत तरीका था रीड करने का, ठीक है। और एक चीज़ जो नीरज जी ने भी कही, बहुत लोगों को लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डेस्परेट हो रही है, जिस तरीके से वो रैलीज में बोल रहे थे। एक फ़र्क होता है डेस्परेशन में, और एक होम रन जिसे कहते हैं ना, कि नहीं मुझे 400 चाहिए ही चाहिए, एक उसमें ये वो वाला अटेम्प्ट था कि नहीं, जो बाकी का फैन सीटर है मुझे वो वाला वोट भी चाहिए। और इलेक्शन ना ग्राउंड पे लड़े जाते हैं, यूट्यूब स्टूडियोज में इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। ये एक चीज़ इस इलेक्शन के बाद क्लियर हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं ना पोलिंग परसेंटेज वाला, इसमें खाली लोगों को समझ के लिए बता दूं कि परसेंटेज आपको इक्वल या 1-2% कम दिखा था। एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ा है, 4 करोड़ वोट बढ़े हैं। और उसमें महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया, और साउथ में महिलाओं ने वोट ज्यादा दिया है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट आया। 3rd और 7th और 6th में तो बहुत ज्यादा वोटिंग महिलाओं की तरफ से हाईलाइट है कि हिंदी हार्टलैंड की पार्टी, अब वो पूरी तस्वीर बदल दी है। पूरा डीप साउथ में, पूरा डीप साउथ, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गजब कर रखा है। तेलंगाना और आंध्रा में बहुत शानदार वो होगा। मैं दिल्ली गया था, वैसे मैंने आई थिंक वीरू से बात भी की थी। मैं दिल्ली गया था जिस दिन दिल्ली के इलेक्शंस थे। दिल्ली में तो मुझे उस दिन फील आ गई थी कि 7-0 होने वाला है दिल्ली में, तो ठीक है ना। तो अब मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, लोग अपने मन से कुछ भी मतलब बैठ के वो आंकड़े बनाएं तो फिर ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब सारे के सारे एग्जिट पोल कुछ बता रहे हैं, तो ये अब लास्टली एक बात बताता हूँ। अगर आप डेटा को बहुत ज़्यादा पिटाई करो ना, तो आपके फेवर की बात करने लगता है। 2019 का नंबर जब आप देखेंगे तो 38% से सरकार बनी है, यानी 10 में 6 आदमी बीजेपी के खिलाफ थे। तो सड़क पर जाओगे तो आपको 6 आदमी विरोध में मिलेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये सब हार रहे हैं क्या। बट सरकार यहाँ पे फर्स्ट पास गोल से बनती है, तो इसलिए 40% वोट अभी भी देखिए, इसमें 2-3% वोट बढ़ के आ रहा है। तो जो सोशल मीडिया में और वीडियो में सब लोगों ने कंफ्यूज किया था, वो इसलिए क्योंकि वो डेटा पीट रहे थे। एक्चुअली इवन वो जो 38% वाला मामला था ना, उसमें भी मैं कहता हूँ, क्योंकि उसमें क्या वो सिर्फ बीजेपी का वोट देखना, जो एनडीए का वोट था वो तो भाई बहुत ज़्यादा था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को फेस बना के लिया गया था ना वो तो। अच्छा, इस बार कह रहे हैं 47% अगर वोट शेयर आ गया, वो इतिहास में सबसे ज़्यादा होगा शायद। राजीव गांधी के टाइम पे शायद जो वोट शेयर मिला था वो भी इतना नहीं था। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अब बहुत लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं, अब ये सब क्या होता है ना, ठीक है आपका व्यू हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि डेमोक्रेसी में जो पीपल्स वर्डिक्ट है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, बात करना। बाकी आपका व्यू कुछ भी हो सकता है कि इनको नहीं जीतना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है। लोगों की सोच, ये कलेक्टिव सोच, उन्होंने वोट दिया। पहली बार 282 बीजेपी के, फिर आए 303, और ये 3rd टर्म होगा, और शायद 303 से अकेले बीजेपी का आंकड़ा
बहुत बढ़ता ज़्यादा हो रहा है। 350 के ये परफॉर्मेंस है और वाकई ये नर्वसनेस क्रीप इन हुई थी। कुछ डेटा रखता हूं स्क्रीन पे। बड़ा 7 फेज का इलेक्शंस थे। 19 अप्रैल को पहला फेज था। उस समय लॉन्ग पोजिशनिंग बाजार की दिखाता हूं। 35% लॉन्ग थे, 65% एफआई शॉर्ट थे। 31 मई आते आते देखिए किस तरह से एग्रेसिव शॉर्टिंग इस बाजार में 86% वो आंकड़ा था। कितना बिकवाली करी कैश मार्केट में 19 अप्रैल से लेकर अब तक 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली, यानी कि $7 बिलियन एफआईज ने इस दौरान बेचा भारतीय बाजारों में। और कई लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं तो वो आंकड़ा भी दिखाइए। लास्ट प्लेट जो थी 21.4 पे करंट, फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे इस समय बाजार 19 और 17 एफआई 25 एफआई 26 के लिहाज से ये अपने औसतन हिस्टोरिकल एवरेजेस के नीचे के ही मूल्यांकन अभी भी नजर आएंगे आपको। और इस तरह के प्रचंड बहुमत और रिफॉर्म्स की बात करोगे आप तो शायद कुछ प्रीमियम ऐड करना चाहोगे इस पे। तो कंफर्ट है बाजार में, लेकिन वीरू डेटा क्या कह रहा है, अप्रोच क्या कहेगा? गैप अप होना है भाई साहब 650 पॉइंट एटलीस्ट। गिफ्ट निफ्टी अभी ये कह रहा है। देखिए आशीष, ये पूरा का पूरा जो क्रैक संक्षेप में रखूंगा, क्रैक हुआ था लास्ट वीक, हुआ था 22,800 पे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एफआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग करी है। 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट वो नेट शॉर्ट है। ये पूरा शॉर्टिंग का जो क्लस्टर था उनका वो था 22,800, 23,000 का क्लस्टर। ठीक है, उनके स्टैट्स में करीब करीब 7.5 लाख कॉल शॉर्ट पड़ी हुई हैं। 7.5 लाख। ये कौन से क्लस्टर में थी? 22,800, 23,000 पे। पहला रेजिस्टेंस आशीष क्या होगा? देखिए गैप अप होगा 23,030, 23,110। इसके ऊपर अगर निफ्टी टिक रहा है तो अगला क्लस्टर निफ्टी के लिए, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो, वो खुलता है करीब करीब 23,331 और 23,510। जैसे कि जो बात कहते हैं ना कि बाय ऑन डिप्स, अगर आपका निफ्टी खुलने के बाद 23,000 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, दैट मीन्स फॉर ट्रेडर 23,030, 23,110 एक नया बेस होगा, जो कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है। ठीक है ना? शॉर्ट कवरिंग का कोई पैमाना नहीं होता आशीष। बहुत शॉर्ट है सिस्टम में, एफआईएस के सब्सटेंशियल शॉर्ट है। 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। मेरे ख्याल से बाजार जिस लेवल पे आगे फोकस कर रहा है वो तो है 23,331, 510। अगर यहां पे क्लोज आ जाए तो आपका नया बेस कल के लिए होगा 23,000 के आसपास, 23,810 के 22,810 के आसपास, जहां से हम क्रैक हुए। मेरे ख्याल से ओपनिंग के बाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि आईवीज आज क्रैक होंगे। आईवीज का क्रैक ना होना इसका मतलब बाजार कल के लिए भी बहुत कुछ छोड़ रहा है। ऑप्शंस एक्सपेंसिव है, बेटर है फ्यूचर्स। ठीक है ना? अगर आपको निफ्टी लेना भी होगा तो 23,030, 110 के ऊपर नया प्रोजेक्शन 331, 510, वो ट्रेजेक्ट्री निकलती है 23,700 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। बट इस आंकड़े में एक और चीज क्या इंटरेस्टिंग है, लास्ट वीक सबसे बड़ा क्रैक हुआ था निफ्टी आईटी में। अब यूएस में भी कल एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हुआ है। ओवरसोल्ड आईटी, वहां भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी मेरे ख्याल से। तो मेरे लिए 23,030 क्रिटिकल है, उसके ऊपर 23,510, 700 का क्लस्टर खुला हुआ है। एक और चीज याद रखिएगा, किन किन स्टॉक फ्यूचर्स पे ध्यान दें। अच्छा, मैं बैंक निफ्टी पे आऊंगा क्योंकि बैंक निफ्टी में रोल हुआ था लॉन्ग साइड पे, उसमें इतने शॉर्ट्स नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए लेवल क्या है, क्योंकि 2-3 स्टॉक्स भी बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर। अब जो मेरा पहला रेजिस्टेंस है उसके ऊपर तो निकलेंगे हम। मेरे ख्याल से आशीष इमीडिएट रेजिस्टेंस है 49,888 और 50,000। इसके ऊपर सेटल हो गए तो और करीब 500-700 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। बट इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि निफ्टी में है शॉर्ट्स, इसमें नहीं है उतने। बट याद रखिएगा, अधिकतर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स या तो 6 महीने का कंसोलिडेशन पूरा कर चुके हैं या फिर बेस पे हैं। मेरे लिए आज के 2 लीडर हैं, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। इस पर फोकस करूंगा। अगर इंडेक्स हाथ में ना लगे तो एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक पर फोकस कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी का आज का अप्रोच। और अच्छी बात ये कि ग्लोब भी सपोर्टिव है। वो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये एग्जिट पोल से पहले उनका उत्साह हमसे ज्यादा था लग रहा है। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आशीष, जो लास्ट वीक का डिप था, सब इलेक्शन कर रहे थे, लेकिन वो टारगेटेड था आईटी पर। गजब कोलैप्स था, गजब शॉर्टिंग थी। तो शॉर्ट कवरिंग अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप आईटी में भी ढूंढिएगा थोड़ी सी। चलिए, कवरिंग वहां आ जाएगी, लेकिन थीम जो फोकस में रखनी है वो डोमेस्टिक थीम्स हैं। इस तरह के प्रचंड अगर बहुमत वाकई आ रहा है तो लक्ष्मण के पास दिल्ली चला जाए और समझा जाए भाई अब। वैसे आप पता है, ना सिर्फ 100 डेज एजेंडा रडार पे रहेगा, बल्कि ये शपथ ग्रहण के साथ साथ मुझे तो ये भी देखना है कैबिनेट फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट नाम रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट होगा।
बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको लेकर भी अभी नर्वसनेस क्रीप इन होनी है इक्विटीज में। खैर वो बात की बात है, लेकिन लक्ष्मण, मोदी जी ने कहा था अभी मैं तो बिजी हूं, आप लोग थिंक टैंक्स जो हैं अपने अपना 100 डेज की तैयारी कर लीजिए, हम तो लौट के आएंगे और उस पर आते से ही काम करेंगे। आप इस बीच बहुत कुछ गैदर कर रहे थे, क्या तैयारी हो रही है, क्या कहेगा वो 100 डेज एजेंडा, कहां ले जाएगा हमको, क्या डायरेक्शनली हम जाने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं? जी बिल्कुल। दरअसल जिस एग्जिट पोल में मोदी के जिस विक्ट्री की बात की जा रही है उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि एग्जिट पोल कितना सही कितना गलत, कितने नंबर आएंगे। दूसरी तरफ मोदी सरकार रविवार से ही शुरू हो गई है इसकी तैयारी में कि सरकार बनते ही हमें करना क्या है। रविवार को कम से कम 10 बैठकें प्रधानमंत्री मोदी ने की है। 2-3 बैठकें तत्कालिक मुद्दे पे थी, साइक्लोन और हीट वेव पे। बाकी ये था कि आगे का प्लान क्या रखने वाला है। तो पहली बात, जो मोदी सरकार का कैबिनेट होगा उसमें बहुत सारे नए चेहरे आएंगे, टेक्नोक्रेट ज़्यादा होंगे, युवा ज़्यादा होंगे। मोदी सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कोई एक बड़ा फैसला हो सकता है जो इनकी चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ा होगा। इसके साथ ही 100 डेज एजेंडा का एक्शन प्लान सरकार सामने रखेगी और बजट तक इंतजार नहीं करेंगी। कई सारे फैसले बजट से पहले भी लिए जाएंगे। रही बात बजट की, तो बजट में आपको एक बड़ा रोड मैप आएगा अगले 5 साल का, जिसमें निवेश पर फोकस होगा, इन मैन्युफैक्चरिंग पर इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। और इसके लिए PLI स्कीम समेत दूसरी कई सारे ऐलान यहाँ पे बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच आपको बता दूं कि साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाती रहेगी, वो है विनिवेश के मोर्चे पर। जो बिल्कुल रुक गई थी गाड़ी, वो फिर से रफ्तार पकड़ेगी और शुरुआत IDBI बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों से होगा, जहां काफ़ी हद तक सरकार आगे बढ़ चुकी है। तो अगले 100 दिन और उसके बाद अगले 5 साल काफ़ी हलचल भरे रहने वाले हैं। तो मैं कई बार आपके साथ जुड़ना चाहूँगा आशीष जी। हम रोज सुबह इंतजार करते हैं वैसे बाय द वे आपका, आप तो 5 साल की बात कर रहे हो। खैर बड़ा हलचल रहने वाली, और आने वाले दिन, खैर कल से शुरू हो जाएगा सारा एक्शन जब काउंटिंग डे। अब ये बात भूलिएगा मत, ये इलेक्शन अपनी जगह, वर्डिक्ट अपनी जगह, इस हफ्ते 2 चीजें और हैं। फ्राइडे को आनी है क्रेडिट पॉलिसी और मॉनसून की चाल, मॉनसून की प्रोग्रेस, उस पर भी बाजार पैनी नजर रखेगा। ये सब ठीक है, आज थोड़ा सा यूफोरिक मूड है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिन पे हमें इस वीक नजर रखनी है। एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार सबने डिस्कस कर ही लिया है मोटा मोटी बाजार का रुख क्या रहेगा, लेकिन दिग्गज ब्रोकरेजेस क्या मान रहे हैं, इस एग्जिट पोल्स का जो आउटकम आया उसके बाद उनका क्या कहना है, इस पर बातचीत हर्षदा के साथ ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए अब जान लिया जाए देश दुनिया की जो दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं इस एग्जिट पोल के रुझानों को देखते हुए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? आशीष, बेसिकली सभी जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने एक सुर में कहा है कि देखिए ये एग्जिट पोल साफ संकेत दे रहा है कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार आती हुई दिखाई देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रोकरेजेस ये कहती हैं कि अगर एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो यहां पर बाजार में और तेजी बनने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब यहां से आगे फोकस ऑफ कोर्स इसी पर रहेगा कि वित्तीय स्थिरता कितनी और मजबूत होती है और जो रूरल स्ट्रेस दिखा है उसे कैसे कम करती है सरकार। अब ऐसे में नोमरा स्पेसिफिकली कहता है कि FIIs का निवेश अब यहां से बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर ऐसा ही एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वैसी ही सिचुएशन कल 4 जून को उभर कर आती है। अब ऐसी स्थिति में नोमरा स्पेसिफिकली कह रहा है कि यहां पर आप इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स वाली थीम में ज्यादा तेजी उभर कर आती हुई दिखाई देगी। सरकार का फोकस वित्तीय मजबूती और साथ ही साथ मार्केट रिफॉर्म्स पर ज्यादा रहने वाला है। CLSA के अगर आप पूरा भाव देखें तो वो भी कह रहे हैं कि वो सरप्राइज नहीं है जिस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं। बीजेपी की भारी बहुमत की वापसी के संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि वित्तीय स्थिरता काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। ऐसी स्थिति में रूरल स्ट्रेस जो है उसे कैसे कम किया जाए उस पर नई सरकार का फोकस रहेगा और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर ज्यादा फोकस रहेगा और उन्हीं थीम्स के आसपास दरअसल अब ट्रेड्स बैठेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस दिया जा सकता है, ये CLSA का मानना है। उनको ऑटो, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग भी पसंद है इस समय निवेश के लिहाज से। जेफरीज कहता है कि यहां से आगे जो कैपेक्स थीम है, निजी
कैपेक्स की थीम और मजबूत होती हुई दिखाई देगी, जो एग्जिट पोल से इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे। विदेशी निवेशकों की वापसी का पूरा पूरा भरोसा दिख रहा है इनकी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि निजी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में अब निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यहां पर भी जो एक थीम उभर कर आ रही है वो इंडस्ट्रियल, पावर सेक्टर, रियल एस्टेट अब जैसे काउंटर्स हैं, वहां पर जोश क्लियरली बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जेफरीज एक लाइन जरूर जोड़ता है कि अब बिग बॉयज जो लैगर्ड्स रहे हैं उनमें ज्यादा एक टैक्टिकल पोजीशन आती हुई दिखाई देगी और स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक्स है जो दरअसल जेफरीज को पसंद आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, घरेलू ब्रोकरेजेस पर अगर आप आए तो उनका मानना है कि चालू जो खाते का घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसे कैसे कम किया जाए और साथ ही साथ महंगाई को और कैसे कम किया जाए, उस पर दरअसल नई सरकार का फोकस रहेगा। उनको लग रहा है कि तिमाही नतीजे अच्छे हैं। जो इस समय पोजीशंस है वो फाइनेंशियल कंजम्पशन वाली थीम्स, इंडस्ट्रियल्स वाली थीम्स ज्यादा चलती हुई दिखाई देंगी, उन्हीं पर वो ओवरवेट है। इनफैक्ट यहां पर सिर्फ कोटक की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि शायद बाजार यहां से ज्यादा तेजी नहीं दिखाएगा, क्योंकि बाजार ने इस तरह के आंकड़े जो एग्जिट पोल में उभर कर आए हैं वो पचा लिए हैं। ये कोटक का मानना है। उनको लगता है कि यहां पर फेयर वैल्यू से ज्यादा महंगे थोड़े से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, तो हल्की सी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। लेकिन एक सुर में सभी ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि एग्जिट पोल एक भारी बहुमत, एक स्टेबल गवर्नमेंट और रिफॉर्म्स की तरफ ही इशारा कर रही है। ये कोटक कट्टी कट्टी रहता है क्या? मिड कैप स्मॉल कैप को हेज कर रहा है, मुझे लग मिड रहा कैप है। स्मॉल कैप के जमाने से जब वो रैली चली थी तब से क्वेश्चन उठाने बंद ही नहीं हुआ। उनका कामकाज बंद कर दिया तो कट्टी तो होगी। पता नहीं, गुस्सा रहते हैं। ठीक है, ये ब्रोकरेजेस के व्यूज। अच्छा ध्यान रखिएगा, आज मंडे है तो बैंकेक्स की निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन। एग्जिट पोल्स पे रिएक्शन तो हम देख ही रहे हैं। हमारे भारत के जीडीपी आंकड़े मत भूलिएगा, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर 8.2% पे एग्री ने तगड़ा तूल दिया और सबको पॉजिटिवली सरप्राइज करा हमारे जीडीपी ने। हमारे जीएसटी कलेक्शंस के आंकड़े मई के महीने में 10% का उछाल है, 1.73 लाख करोड़ रुपीस पे पहुंचते हुए। हाँ, एक ही दिक्कत है, ओपेक का आउटकम भी आया कल संडे को। उन्होंने अपने प्रोडक्शन कट्स की मियाद जो है वो FY25 तक बढ़ा दी है। पहले कैलेंडर ईयर में खत्म होने वाली थी क्या? सितंबर तक सेम वॉल्यूम कंटिन्यू करेगा। सितंबर ऑनवर्ड्स वो लोग एसेस करेंगे, अगर ठीक होगा तो हर महीने फिर वो इंक्रीज करेंगे। पर उससे कच्चा तेल हिला नहीं जाता, ठंडा ही पड़ गया, बल्कि नीचे आ गया ना। हाँ, ठंडा पड़ गया, नीचे आ गया। बढ़िया है। चलिए, ये कहानी है पूरे ग्लोब की। एक क्रोनॉक्स लैब साइंसेज नाम का आईपीओ खुल रहा है, उसकी बातचीत अपन आगे कर लेंगे। ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो अभी अपफ्रंट चर्चा करी जाए। आज से अभी वीरू बाय रोड घर जाएंगे ना जब, तो इनका टोल बढ़ गया है। वैसे वो एनुअल एक्सरसाइज में कोई नई चीज नहीं है, वो इलेक्शन के चलते टल गया था। अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल से बढ़ता है। इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर 3 से 5% टोल आज से बढ़ गए और दूध भी बढ़ गया है। मैं तो कह रहा था दूध पीने की जरूरत क्या है। किसने बढ़ाया? अमूल ने बढ़ा दिया दूध। अमूल ने कल रात दूध की प्राइसेस बढ़ा दिए। और हाँ, आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। आपके पास क्या है? जिस जमाने में मैं हीरो पुक जिस भाव पे खरीदता उससे ज्यादा महंगी तो मेरे बच्चों की साइकिल आती है आज की डेट में। ये हाल है। चलिए, छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया से संकेतों के साथ। हम आज के दिन 750 पॉइंट के एक तगड़े गैप के साथ उस एग्जिट पोल के वर्डिक्ट को सलामी देते हुए नजर आएंगे। ब्रेक के उस पार आज का सीधा साधा। नमस्कार।